हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पंचामृत PYQ सीरीज में। एसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGL हो, CPO हो, MTS हो या CHSL हो या आपका सिलेक्शन पोस्ट हो, JEE पोस्ट हो, सभी एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। और एसएससी एग्ज़ाम में जो GK GS को लेकर के एक मन में डर लगा रहता है, ये डर कहीं ना कहीं आपका दूर होगा। और देखिए, हमारा जो भी अलग अलग एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का अनुभव है इंक्लूडिंग एसएससी, तो अपना अनुभव देने का आपको प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का। देखिए, अभी हम CGL की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, 75 मार्क्स का होता है। ऐसे में बच्चा बहुत मुश्किल से बोल सकते हैं कि आपको 30+ पार कर रहा है। हमारा उद्देश्य रहेगा कि इसमें 60 के आसपास आपको जाए। और देखिए, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आप सीरीज़ देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि आपको मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। क्योंकि हम करने में यकीन रखते हैं, फालतू की बतबाजी करने में यकीन नहीं रखते हैं, है ना। बस इतना आपको यकीन दिलवाते हैं कि आपने पढ़ाई किया है या नहीं किया है। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बहुत ही बेहतर स्कोर करोगे और GK GS के कारण आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। एसएससी के लिए तो मदद करबे करेगा, इसके अलावा दूसरे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, GK GS पे बेस्ड एग्जाम की तैयारी, उसमें भी आपको मदद करेगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 है। अच्छा, एक और चीज़, जो भी यहाँ पर सीरीज चलेगा ना, उसका क्या होगा, 25 क्वेश्चन का डेली क्यूज भी चलेगा, मतलब सीरीज के बाद। तो आप क्यूज के लिए एसएससी सिलेक्शन गुरु एसएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सिलेक्शन गुरु एसएससी, यहाँ पर PDF भी मिल जाएगा सोल्यूशन का और क्यूज भी यहाँ पर आपको होगा, ठीक है ना। मतलब जो पढ़ाएंगे ना, उससे क्या होगा, 25 क्वेश्चन आपको क्यूज होगा, तो आपको पता भी चलेगा कि हम मतलब कि पढ़ रहे हैं तो हमको फायदा हो रहा है या नहीं, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि होना चाहिए हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, देखिए यहाँ पर बताते चलेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, खाली पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता, बल्कि हमको समझना होता है क्या पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सारा चीज़ बताते चलेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया तो इससे हमको क्या पढ़ना है। जैसे समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है और जैसे कि पैसों का दुरुपयोग हो, चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना हो, यह कौन रोकता है। तो देखिए, यह क्या है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, पंचायती राज हो गया। तो हमको क्या करना है, पंचायती राज का बैकग्राउंड पूरा पढ़ लेना है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा। इसमें हम टोटल क्या है, 5 क्वेश्चन लेंगे और एक एक्स्ट्रा रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा और 6 बेसिकली बोल सकते हैं कि हम टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर पहला प्रश्न था पंचायत का। तो पहले देखिए, कहानी समझेंगे तब इस क्वेश्चन पाएंगे। पहले अगर हम बात करते हैं पंचायती राज, क्या बात करते हैं, पंचायती राज। पहले बात करते हैं पंचायती राज। तो देखिए, पंचायती राज को हम स्थानीय शासन ग्रामीण लेवल पर कह सकते हैं। तो पंचायती राज या पंचायत के गठन की चर्चा भारतीय संविधान में था कि नहीं था, किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 40 में था। ये क्वेश्चन पूछेगा। और यह किनके विचार से प्रभावित था, गांधी जी के विचार से क्या था, प्रभावित था। इसको कहाँ रखा गया था, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व में इसको आपको रखा गया था, ठीक है। मतलब शुरुआती में पंचायती राज बोल सकते हैं कि लागू नहीं किया गया था, लेकिन बोला गया था कि जैसे ही समय आएगा तो पंचायती राज लागू किया जाएगा। शुरू में क्या हुआ कि आपको 2 लेवल पर सरकार बनाया गया था, एक आपको केंद्र स्तर पर, एक आपको राज्य स्तर पर। तो मूल संविधान में क्या है कि 2 स्तरीय सरकार की चर्चा था, लेकिन बाद में स्थानीय शासन आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय सरकार की रचना हो जाएगा। लेकिन शुरुआती में क्या था, 2 स्तर का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मूल रूप से संविधान में कितने स्तर की सरकार की चर्चा था, 2 स्तर, केंद्र और राज्य। स्थानीय शासन बाद में जुड़ता है आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक ना। चलिए, ये हो गया। अब जानते हैं क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हुआ कि भाई देश का विकास कैसे किया जाए। उसके लिए क्या हुआ कि आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना किया गया। इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहते हैं, विकास कार्यक्रम कहते हैं। ये 1952 में बनाया गया, ठीक है ना। और उसके बाद इसको पूरे देश में लागू किया गया, तो उसको बोलते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। क्या बोलते हैं, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये कब स्थापना हुआ है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इसी को बोलते हैं आपको राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कहते हैं। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब लागू किया गया, 1953 में। तो 3 क्वेश्चन तो इसी में निकल गया आपका, ठीक है ना। 52 में
सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सभा 1953 में। अच्छा, इस समय केंद्र में प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि 1947 से लेकर के 1962 तक आपको कौन प्रधानमंत्री रहेंगे? तो आपको जवाहरलाल नेहरू। तो इस दौरान जो भी घटना घटेगा ना, तो पूछता है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे आपको? जवाहरलाल आपको नेहरू हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलिएगा। अब जानते हैं बाद में क्या हुआ कि 1957 में एक समिति का गठन किया गया, पंचायती राज, मतलब 1957 में एक समिति का गठन किया गया देखने के लिए कि दोनों जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक ना। और उसको बोलते हैं बलवंत राय मेहता समिति। क्या बोलते हैं? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक ना। इस समिति ने क्या बोला कि नहीं भाई, यह अच्छा सा काम जितना दोनों बनाया गया अच्छा सा काम नहीं कर रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि क्या करना होगा, आपको स्थानीय स्वशासन का शुरुआत करना होगा। क्या करना होगा? स्थानीय स्वशासन का करना होगा शुरुआत। इसी को बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस का करना होगा शुरुआत। गवर्नेंस का करना होगा, आपको शुरुआत करना होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपको विकेंद्रीकरण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि शक्ति या प्रशासन क्या करना होगा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब क्या है कि नीचे वाला को ही पावर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हमारे क्या हुआ कि पंचायती राज क्या हुआ? शुरू हुआ। तो बोलेगा कि पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। तो इसी क्वेश्चन को पूछता है कि पंचायती राज के जनक किसे बोलते हैं? तो पंचायती राज का जनक आपको बलवंत राय मेहता समिति को ही कहा जाता है या बलवंत राय को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुरुआत करना है। तो बोले कि बलवंत राय मेहता समिति ने के स्तरीय की बात बोला, त्रिस्तरीय। इसको बुलाइएगा तो याद कीजिएगा, बलवंत 4 लेटर का है, बलवंत, लेकिन शुरुआत किसने बोला? त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय में इन्होंने क्या बोला? त्रिस्तरीय में पूछेगा कि कौन कौन स्तर की बात की है। तो इन्होंने बोला कि देखिए, गाँव जो होगा ना, गाँव, तो गाँव में क्या होगा? आपको ग्राम पंचायत होना चाहिए। और ब्लॉक रहेगा तो ब्लॉक में होना चाहिए आपको पंचायत समिति होना चाहिए, आपको समिति होना चाहिए। और जिला रहेगा तो जिला में होना चाहिए कुछ जिला परिषद आपको होना चाहिए। इन्होंने ये बोला त्रिस्तरीय के। इन्हीं के सिफारिश पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये जो आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, राजस्थान में क्या हुआ कि 2 अक्टूबर, क्योंकि महात्मा गांधी अनुच्छेद 40 में उनके विचार से प्रभावित होकर संविधान में डाला गया था अनुच्छेद 40 में। तो इन्हीं के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया। आपको कहाँ से? राजस्थान के कहाँ? आपको नगौर जिला से पंचायती राज का शुरुआत किया गया, ठीक है। और दूसरा राज्य कौन बना आपको? पहला राज्य राजस्थान हो गया, और दूसरा कौन हो गया का आपको? आंध्र प्रदेश। इसने कब शुरू किया? आपको 11 अक्टूबर आपको 1959 को शुरू किया। तो 2 प्रारंभिक राज्य कौन बन गया? राजस्थान हो गया, और फिर कौन हो गया आपको? दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। दोनों का डेट भी याद कीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959, ये हो गया 11 अक्टूबर 1959, ठीक ना। ये हो गया। अब जानते हैं फिर कहानी क्या बढ़ता है कि फिर क्या हुआ कि 1900 अच्छा पूछेगा जब लागू किया गया उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या बोले कि 1962 तक प्रधानमंत्री किनको लेकर चलना है? तो प्रधानमंत्री लेकर के चलना है किनको? आपको नेहरू जी को। हालांकि 62 तक ही नहीं बल्कि बेसिकली बोल सकते हैं 1964 तक, 1947 से लेकर के बोल सकते हैं 1947 से लेकर के 64 तक ही क्या रहे आपको प्रधानमंत्री रहे, ठीक ना। आइए, तो उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। अगला आप समझना क्या कि 1977 में, देखिए बलवंत राय का 1957 में, अब अगला क्या हुआ 20 साल बाद 77 में क्या हुआ कि सरकार केंद्र में क्या हो गया? चेंज हो गया। अभी तक कांग्रेस की सरकार बना था, अब की सरकार किसका बना? आपको जनता पार्टी की सरकार आपको बना। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बने? आपको मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, ठीक है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और मोरारजी देसाई के बारे में एक और चीज़ याद रखना है कि क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलिएगा। तो जनता पार्टी सरकार ने क्या किया? एक नया समिति का गठन किया, उसका नाम था अशोक मेहता समिति। क्या आपको? अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति ने क्या बोला कि जो पंचायती राज है ना, ये त्रिस्तरीय खत्म कर दीजिए। त्रिस्तरीय जो था इसे क्या कीजिए? खत्म कर दीजिए। और ख़त्म करके क्या कीजिए? 2 स्तरीय क्या कीजिए? इसको खत्म करके 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन कीजिए। और 2 स्तर में क्या बोला? 2 स्तर में बोला, एक बोला क्या कि जिला में तो जिला परिषद रहने दीजिए, जिला में आपको जिला परिषद रहने दीजिए,
लेकिन आपका जो गांव था ब्लॉक था दोनों को मिला करके एक बना दीजिए कुछ मंडल पंचायत, मंडल पंचायत बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए भुलाइएगा तो याद कीजिएगा कि बलवंत 4 लेटर का था तो 3 स्तर की बात किया, अशोक 3 लेटर का है अशोक, तो यह क्या किया 2 स्तर की बात किया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही इसने कुछ और सिफारिश किया, इसने बोला कि आपको न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किसने किया था, इसने ही किया था कि न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए। साथ ही बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी को भी स्थानीय चुनाव में भाग लेना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि जनता पार्टी सरकार गिर जाता है और इसके बाद इसके सिफारिश पर कोई भी काम आपको होता है नहीं है। आगे फिर कहानी बढ़ता है। आगे क्या होता है कि आपको 1985 में एक समिति बनता है GV.K. राव समिति, और यह बोलता है कि पंचायती राज क्या है, बिना जड़ के घास हो गया। क्या हो गया, बिना जड़ का घास हो गया। तो बोला कि बिना जड़ के घास पंचायती राज हो गया। यह किसने कहा था, GV.K. राव समिति। और सबसे महत्वपूर्ण कि 1986 में LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति का स्थापना किया गया। इसने बोला कि अगर पंचायती राज संस्था को मजबूती प्रदान करना है तो उसको क्या दे दीजिए, आपको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। संवैधानिक दर्जा का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए। अभी क्या था ना कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला गया था, तो राज्य सरकार को, क्योंकि स्थानीय शासन जो होता है ना, ये राज्य सरकार के राज सूची का विषय होता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि स्थानीय जो शासन होता है या स्थानीय जो स्वशासन होता है यह किस सूची का विषय होता है, तो यह किसका होता है, आपको राज्य सूची का विषय होता है। चूंकि राज्य सूची का विषय है तो राज्य निश्चित समय पर चुनाव नहीं करवाता था, तो LM सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम सिफारिश किया कि संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। जब यह सिफारिश किया तब फिर कहानी बढ़ता है आगे, और फिर क्या होता है कि आपको संविधान में किया जाता है। देखिए स्थानीय स्वशासन में 2 चीज़ आता है, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ समझिएगा। स्थानीय स्वशासन में क्या आता है, आपको 2 चीज़ आता है, स्वशासन में 2 चीज़ आता है। एक आपको गांव लेवल पर, एक शहर लेवल पर। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है कि लोकल लोग शासन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसी को लोकल सेल्फ गवर्नेंस या स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। स्थानीय लोग खुद से शासन करेंगे। तो गाँव में क्या बनेगा, आपको ग्राम पंचायत बनेगा, और शहर में क्या बनेगा, आपको जिला परिषद, शहर में क्या बनेगा, आपको शहर में नगर पालिका वगैरह बोल सकते हैं। शहर में क्या होता है, इसको शहरी शासन बोली ना, शहरी स्वशासन। आई होगी ग्रामीण स्वशासन। तो ग्रामीण स्वशासन में क्या आता है, ग्राम पंचायत, इसी को बोलते हैं पंचायती राज, इसको बोलते हैं पंचायती राज बोलते हैं। और शहरी शासन में क्या आता है, आपको 3 लेवल में बटा होता है मुख्य रूप से। एक होता है आपको नगर पंचायत, क्या होता है, नगर पंचायत होता है ना। एक आपका होता है नगर पालिका होता है, और एक होता है आपको नगर निगम। समझा देंगे, थोड़ा सा रुकिए बस। ठीक है, तो गांव में ग्राम पंचायती राज शुरू होगा। तो इसके लिए संविधान में किया गया 73वें नंबर का संशोधन 1992 में, आई पास हुआ आपको 93 में। और इसके लिए क्या पास किया गया, 74वें नंबर के संविधान संशोधन, और यह पारित हुआ आपको 1992-93 में आया बिल, 93 में क्या हुआ, आपको अधिनियम बना। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध पूछेगा किससे है, तो यह किससे है, शहरी शासन या नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जो ऑप्शन में रहेगा जो बनाइएगा। और 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, पंचायती राज से या ग्राम शासन से या ग्रामीण स्वशासन से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं जब पंचायती राज संविधान संशोधन करके लागू किया गया तो अब क्या हो गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो गया, इसको मिल गया संवैधानिक दर्जा। बोलेगा कि संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को केमा संशोधन के तहत मिला है, तो 73वें संशोधन के तहत आपको मिला है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि उधर पहले बताया कि पहला राज्य कौन था जो पंचायती राज को लागू किया था, तो राजस्थान था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद पहला राज्य कौन बनेगा, तो ये बनेगा आपको मध्य प्रदेश। मतलब बोलेगा 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज को सर्वप्रथम किसने लागू किया था, तो किसने लागू किया, आपको मध्य प्रदेश ने आपको लागू किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। स्थानीय स्वशासन तो पहले बता दिए क्या क्या, राज सूची के विषय। प्राचीन समय में क्या था, जो चोल का शासन था, चोल साम्राज्य जो हमारे यहाँ था, उनका विशेषता क्या है, स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन पूछेगा कि किसका विशेषता स्थानीय स्वशासन है, तो चोल साम्राज्य का विशेषता स्थानीय स्वशासन आपको है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन दोस्त पूछता है कि जो पंचायती राज का जो अधिनियम था ना, पंचायती राज का जो अधिनियम था, ये जो पंचायती राज,
ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपको 24 अप्रैल को। क्या आपको 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। किस तारीख को मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं, है ना। अच्छा, एक और 14 अप्रैल को मनाते हैं। तो 14 अप्रैल को आपको अम्बेडकर क्या करते हैं? भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, 74वां पूछेगा, 74वां संविधान संशोधन ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपको 1 जून। क्या 1 जून 1993 को लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन 24 अप्रैल वाला क्वेश्चन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको पूछा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझना क्या है कि हम दो को संविधान संशोधन के बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, आपको 73वें के चर्चा कर रहे हैं, 73वें, एक कर रहे हैं आपको 74 में। तो दोनों में क्या अंतर होता है, इसको जरा से क्या करते हैं आपको समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। दोनों क्या 1992, 93 विधेयक या 93 में अधिनियम बना। ये भी क्या कि 92 में विधेयक या 93 में अधिनियम बना, ठीक है। अच्छा, दोनों के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे आपको? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पूछेगा कि जब पंचायती राज हमारे यहाँ लागू हुआ तो कौन प्रधानमंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है। इस कारण से भी क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब आगे समझना क्या है कि देखिए 73वां जो संविधान संशोधन जो आपका ये आपको हुआ, ठीक ना। तो इसमें क्या है, इसकी संबंध आपको पंचायत से या इसी को बोलेगा ग्रामीण स्वशासन। क्या आपको? ग्रामीण स्वशासन से, स्वशासन से। और एक क्या आपको 74वां क्या आपको शहरी स्वशासन से क्या आपको संबंधित है। क्लियर है दोस्त। अच्छा, अगला चीज़ समझना है कि शहरी शासन में जानते हैं 3 लेवल पर शासन होता है। इसको समझा देते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्या बोले आपको, देखिए ये तो गांव रहेगा तो ग्राम पंचायत रहेगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब ऐसा गांव जो शहर की ओर क्या हो रहा है, प्रभावित, ऐसा गांव जो शहर टाइप में विकसित हो रहा है, वहाँ पर होता है नगर पंचायत। क्या होता है आपको? नगर पंचायत। तो नगर पंचायत के ऐसा गांव जो शहर की ओर परिवर्तित हो रहा है, छोटा मोटा ना होता है गाँव जो शहर की ओर परिवर्तित होता है, लोकल मार्केट लगता है। और अगला क्या हो गया आपको? नगर पालिका। नगर पालिका, ये नगर पालिका कहाँ होता है? जो छोटा शहर होता है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, समझिएगा, समझने के लिए बोलते हैं कि जहानाबाद क्या है, एक छोटा शहर है, तो ये क्या हो जाएगा आपको नगर पालिका होगा, ठीक ना। अब पटना की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपको? नगर निगम होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर क्या होता है आपको? नगर निगम होता है। बड़े शहर को शासन देखता है नगर निगम, और छोटा शहर को नगर पालिका, और जो गांव जो शहर के परिवर्तित हो रहा है नगर पंचायत, और गांव तो आपको ग्राम पंचायत रहबे करेगा। अच्छा, इसमें जानते हैं इसमें क्या है, भाग 9 में इसे रखा गया है। इसको लिए बाद संविधान में क्या है, भाग 9 के क का किया गया है, जोड़ा गया है। 9 के क बोलिए या 9 का ए क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अच्छा, इसके लिए क्या है कि अनुसूची इसके लिए क्या है, अनुसूची आपको 11 जोड़ा गया है। और इसके लिए क्या है कि अनुसूची, ये अनुसूची वगैरह क्या होता है आपको बाद में बता देंगे। अनुसूची 12, ठीक ना। तो ये मतलब ग्राम पंचायत अनुसूची 11 में है, और शहरी शासन किस में है, अनुसूची आपको 12 में है। अच्छा, इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद देखिए 243 के ए से लेकर के आना है कहाँ तक, ओ तक, ए से लेकर के ओ तक। और यहाँ पर आना है आपको अनुच्छेद 243 के ओ के बाद कहाँ जाना है, पी, और पी के बाद कहाँ जाना है, जेड, और जेड के बाद जी तक, जेड जी। मतलब ई है ए से ओ तक, यह है पी से जेड जी। अच्छा, जानते हैं पंचायती राज को कितना कार्य विषय दिया गया है, तो 29 को इसको कार्य विषय दिया गया है। इसको कितना दिया गया है, तो इसको आपको 18 को कार्य विषय दिया गया है शहरी शासन को। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक ना। अच्छा, अगला चीज़ देखना है कि 29 को जो कार्य विषय दिया गया है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 243 के आपका किस में है, जी में है। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको याद रखना है। और इसका पूछेगा 18 जो है शहरी शासन में कार्य विषय दिया गया है, तो उसका वर्णन किस में है, 243 का कितना है आपको, डब्ल्यू में क्या है, वर्णन है। अच्छा, दोनों का चुनाव करवाना किसकी जिम्मेवारी है, तो बाबू क्या है आपको होता है राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। अब ध्यान रखिएगा, एक होता है आपको केंद्रीय चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो देखिए केंद्रीय चुनाव आयोग की अगर बात करते हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद क्या है, 324 में होता है। लेकिन इसका वर्णन क्या है, 243 के में, 243 से क्या है, के में है राज्य चुनाव। और राज्य चुनाव आयोग का मेन काम क्या होता है, स्थानीय निकाय का चुनाव करवाना। स्थानीय निकाय में कौन होता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, ये सब क्या आता है, इसमें आपको आता है। जबकि विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, वो कौन कराता है, केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। ये भी क्या करना आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब दोनों का चुनाव क्रम राज्य सरकार का होता है। अगला क्या है कि आपका अगर इसका कार्यकाल पूछेगा कार्यकाल दोनों का, तो यहाँ भी 5 वर्ष होता है, यहाँ भी क्या होता है आपको 5 वर्ष होता है। दोनों जगह क्या होता है चुनाव का कार्यकाल, एक कैंडिडेट चुनाएगा तो कितना साल कार्यकाल होगा, 5 वर्ष आपका कार्यकाल होगा, ठीक है। अच्छा 5 वर्ष कब से, पहला जो बैठक होगा तब से पूछेगा, कब से, तो जो पहला बैठक होता है ना तब से क्या 5 साल, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि 5 साल के पहले ही विघटन हो गया, तब क्या करना पड़ेगा, तब क्या होगा कि 6 महीना के भीतर क्या होगा आपको, 6 महीने के भीतर क्या होगा आपको चुनाव करवाना क्या होगा अनिवार्य होगा। अब पूछेगा कि चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है, चाहे स्थानीय स्वराज शासन का चुनाव लड़ना है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए, दोनों जगह आपको 21 वर्ष होना चाहिए। मतलब मुखिया सरपंच कुछ भी बनना है तो मिनिमम एज कितना 21 होना चाहिए। आपको पता है कि वोट देने के लिए हमारे यहाँ क्या शुरू में एज 21 था, बाद में 61वें संविधान 1988 में किया गया, 89 में प्रावधान लागू हुआ था, इसके तहत वोट देने को उम्र 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कितना है आपको स्थानीय निकाय का, कम से कम 21 वर्ष आपको चाहिए। अगला क्या प्रावधान है कि मतलब स्थानीय शासन में क्या किया गया है कि 1/3 सीट क्या किया गया है, दोनों जगह महिलाओं के लिए क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। और बिहार एक कदम आगे बढ़े क्या किया है, स्थानीय निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। तो बोलेगा कि 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला स्थानीय निकाय में पहला राज्य कौन बना है, बिहार। और बिहार के देखा देखी कई राज्य ने लागू कर दिया है। एक और प्रावधान क्या है, SC ST जो होते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनके जनसंख्या के अनुपात में क्या होता है आपको रिजर्वेशन सीट का होता है, ठीक ना। लेकिन OBC को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है दोनों जगह पर, यह क्या करता है राज्य सरकार क्या करता है तय करता है। ये अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है, ठीक ना। लेकिन SC ST और महिला के लिए क्या आपको अनिवार्य है, इतना आपको ध्यान रखना था, ठीक ना। कुछ और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप याद करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्त क्वेश्चन तो यहाँ पर पूरा पूछता है। अब देखिए जानते क्या होता है कि जो 73वां संविधान संशोधन जो किया गया ना है, इसका प्रावधान जो होता है अनुसूची जो आपको 5 होता है ना, अनुसूची 5 जहाँ जहाँ लागू होता है वहाँ पर 73वां संविधान संशोधन आपको नहीं लागू होता है। तो वहाँ पर इसके जगह क्या लाया गया है, इसके जगह पर लाया गया है आपको पेशा, क्या लाया गया है आपको पेशा एक्ट लाया गया है, पेशा एक्ट लाया गया है। और ये किसके सिफारिश पर लाया गया है, दिलीप भुरिया। बोलेगा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जहाँ अनुसूची 5 होता लागू नहीं होता है पंचायती राज, तो वहाँ पर क्या लागू होता है पेशा एक्ट। पूछेगा पेशा एक्ट किसके सिफारिश पर लाया गया है, दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया है। पेशा एक्ट कब लाया गया था, 1996 में लाया गया था। अच्छा पूछेगा पेशा एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। क्या होता है आपको शेड्यूल एरिया होता है, पंचायत एक्सटेंशन तो क्या होता है आपको शेड्यूल एरिया होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब इतना बता दिए, तो अभी हम क्या बताएं कि पंचायती राज का मुख्य रूप से 3 अंग है, एक है ग्राम पंचायत, एक है पंचायत समिति, एक है जिला परिषद, ठीक है ना। हालांकि राज्य के ऊपर दिया गया, राज्य चाहे तो आपको 4 स्तरीय भी लागू कर सकता है, राज्य 2 स्तरीय भी लागू, राज्य 3 स्तरीय भी लागू कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह क्या है आपको यही है, आपको 3 स्तरीय है। अब यहाँ पर देखिए क्या है ग्राम पंचायत है, एक होता है दोस्त जानते हैं खाफ पंचायत। तो खाफ पंचायत क्या है, इलीगल बॉडी है, मतलब क्या है यह क्या है गैर कानूनी बॉडी है, इसको कानून के तहत क्या है अनुमति नहीं मिला गया, जबकि ग्राम पंचायत क्या है कानून के तहत क्या है अनुमति मिला हुआ है। तो खाप पंचायत क्या होता है, गांव में सुनते ना कि लड़का लड़की भाग गया तो गांव के बड़शाली लोग इकट्ठा होता है और वहाँ पर निर्णय किया जाता है कि आज से गांव के लड़की कोई मोबाइल नहीं रखेगा, मोबाइल के चलते क्या हो रहा है बिगड़ जा रहा है। तो ये सब जब किया जाता है इलीगल तरीके से, एक खाप पंचायत होता है। और खास करके भारत में उत्तर भारत में और जो यहाँ पश्चिम भारत उत्तर पश्चिम भारत होता है, यहाँ पर खाप पंचायत इलीगल तरीके से क्या होता है काम आपको करता है, ठीक है ना। तो ये खाप पंचायत क्या आपको गैर कानूनी है। तो पंचायती राज के कौन कौन अंग है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या जिला परिषद, क्या 3 को मुख्य रूप से अंग होता है। इसके अलावा एक और होता है ग्राम सभा, क्या होता है आपको ग्राम सभा होता है। तो ग्राम सभा क्या होता है समझिए क्या होता है, ये आपका गांव है, तो गांव में ऐसा हो सकता ना कि देखिए यहाँ समझिए कि गांव में टोटल 100 आदमी है, यहाँ पर क्या है कि 20 आदमी लइकन है, मतलब समझिए कि उसका एज 18 साल से कम है। और समझिए कि कुछ आदमी ऐसा जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 10 आदमी ऐसा जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो बच गया कितना 20 10 30 तो खत्म हो गया, तो बच गया कितना 18 साल से ऊपर 70 गो जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, गांव के सभी व्यक्ति, इसका जवाब है नहीं। इसमें कौन सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य वो व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या होता है वोटर लिस्ट में दर्ज होता है। और ग्राम सभा बेसिकली करता क्या है, यह क्या होता है
पंचायत के लिए विधायिका का काम करता है। विधायिका का क्या होता है, आपको काम करता है। बेसिकली क्या होता है कि जिनका जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है वो एक जगह क्या होता है, इकट्ठा होते हैं। पंचायत का मुखिया वगैरह आता है, इनसे क्या करता है, डिस्कशन करता है, बोलता है कहाँ कहाँ पर क्या काम करना है, कहाँ कहाँ क्या काम को नहीं करना है, ठीक है ना। और यह मुखिया को ग्राम सभा कंट्रोल करने का प्रयास करता है कि फालतू के जहाँ तहाँ पैसा तो उन्होंने खर्च कर रहे हैं या किसी आदमी को फेवर कर रहे हैं, वो सब क्या करता है, ग्राम सभा को रोकता है। तो ग्राम सभा क्या आपको विधायिका के रूप में क्या करता है, आपको काम करता है। क्लियर है दोस्त। तो अब आइए यहाँ पर बोलिएगा, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से कौन रोकता है? जैसे कि पैसों का दुरुपयोग कर रहा है या चुनिंदा लोगों की तरफदारी कर रहा है, उसको पक्ष ले रहा है, तो यह कौन रोकता है? क्या आपको समझ में आया? यह कौन करता है? आपको ग्राम सभा करता है। ग्राम सभा में क्या ग्राम के सभी व्यक्ति सदस्य होते हैं? नहीं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है वो होते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? विधायिका के रूप में क्या करता है, आपको काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। जिला कलेक्टर की बात करते हैं, ये भी इसके लिए क्या यूपीएससी के एग्जाम दे करके आते हैं लोग हैं, ठीक ना। और सरपंच क्या होता है, ये न्याय का काम करता है। सरपंच और पंच जो होता है क्या होता है, आपको न्याय का काम करता है। और सचिव की बात करते हैं, देखिए क्या होता है, पंचायत सचिव शब्द का समझिएगा। पंचायत सचिव यह क्या करता है, पंचायत सचिव की खास करके बिहार की बात करते हैं तो पंचायत सचिव क्या होता है कि सब जितना व्यक्ति था भी ना, जितना भी हम यहाँ पढ़ाए हैं पंचायती राज में, ये सब क्या है, चुना जाता है। क्या सब होता है? चुनाव होता है। क्या होता है? आपको चुनाव होता है। लेकिन जो पंचायत सचिव होता है इसका चुनाव नहीं होता है, सरकार द्वारा क्या होता है, वैकेंसी निकलता है और यहाँ पर क्या होता है, नियुक्ति होता है सरकार द्वारा। और यहाँ बेसिकली क्या होता है, पंचायत के कार्य का देखभाल करता है और राज्य सरकार को सूचना देता रहता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो पंचायत सचिव क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पंचायत में क्या होता है, अधिकारी होता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग बताइएगा कि जितना बता रहे हैं इसको एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दिया जाए, जिस तरह से बताएं ताकि याद हो जाए, या दूसरी चीज़ किया और कम डिस्कशन किया जाए, क्योंकि पहला लेक्चर है, जैसा बताइएगा वैसा हम करेंगे, ठीक ना। आइए अब अगला आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें ऐसा नहीं खत्म हो गया, देखिए बताने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन चूंकि लेसन बहुत लंबा हो जाता है तो अब इतना बताने के बाद इतना याद कीजिए, फिर अगला लेसन आएंगे तो और जो छूट जाएगा वो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। जितना बता रहे हैं इतना खाली करते चलिए ना, आप पूरा का पूरा एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा, ठीक ना। चाहे एक दो पॉइंट और बता ही देते हैं, समझिएगा। केंद्रीय चुनाव के बारे में बता दिया कि 324 में बरन था, 324 में बरन था। और राज्य चुनाव क्या था, आपको 243 का कहाँ था, आपको केव बना था। इसका काम क्या होता है, स्थानीय निकाय को चुनाव कराना होता है। एक होता है केंद्रीय वित्त आयोग, क्या होता है, केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग होता है। इसको सेंट्रल फाइनेंस कमीशन या सिंपल फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। इसका चर्चा अनुच्छेद क्या 280 में। यह केंद्र और राज्य क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच जो कर या पैसा का बंटवारा करना उसके बारे में सुझाव देता है। एक होता है आपका राज्य वित्त आयोग, क्या होता है, आपको राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग होता है। इसका अनुच्छेद बड़ी पूछता है, तो राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो इसका है 243 के आई, भुलाइएगा तो आई मतलब इनकम, आई मतलब क्या होता है, इनकम, आई मतलब इनकम। तो इनकम के बारे में क्या करेगा, आपको बताएगा कि राज्य मतलब यह राज्य वित्त आयोग क्या करता है कि राज्य सरकार और पंचायत के बीच कैसे वित्त का बंटवारा होगा उसके बारे में सिफारिश आपको करता है। अनुच्छेद 243 में इसका आई में क्या आपको चर्चा है ना। राज्य चुनाव के बता दी 243 के में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर। अगला है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करता है। पहली बार 1966-67 में पेश किया गया था, बाद में अन्य आवश्यक खाद्य फसल फूड क्रॉप को शामिल किया गया। तो हाँ, तो शुरू में क्या है कि 1967-68 में किया गया था। एमएसपी प्रणाली को पहली बार 66-67 के लिए पेश किया गया, बाद में अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल किया गया। यहाँ पे इसके लिए पूछता है ना कि सर्वप्रथम किस फसल के लिए क्या किया गया था, इसको पेश किया गया था, कहीं मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, ठीक ना। समझिए क्या, पहले बात करते एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब समझना क्या है कि देखिए किसान क्या करते हैं, अपना फसल बोते हैं। मान किसान है तो किसान क्या करते हैं, आपको फसल बो दिए, आलू रोप दिए, आलू ज़्यादा हो गया तो दाम क्या होता है, आपको सस्ता हो जाता है। जितना खाद खरी बेगर उर्वरक लगा तो उतना भी नहीं मिल पाता है ना। तो ऐसी स्थिति में किसान को तो समस्या आ जाएगा। तो किसान को क्या है कि मिनिमम सपोर्ट मिलना चाहिए, कि मिनिमम सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि उनका दिक्कत ना हो, स्थिति सही रहे।
तो आप समझिए क्या इसके लिए क्या किया जाता है, एक क्या होता है कमेटी बनाया जाता है। एक कमेटी का नाम होता है आपको CACP। क्या होता है CACP, इस कमेटी का नाम होता है। और इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस होता है। इसी को अगर हिंदी बोलेंगे तो बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये पहले क्या होता है, कमीशन बनाया जाता है। ये कमीशन देखता है कितना उर्वरक का दाम है, कितना मार्केट में महंगाई चल रहा है, कितना डिमांड सप्लाई है, उस आधार पर कितना कीमत होना चाहिए। यह कमीशन क्या करता है, सुझाव क्या करता है, भेजता है। और सुझाव जो भेजता है, तो सुझाव किसको भेजता है, तो यह सुझाव आपको भेजा जाता है CCEO को। अब बोले CCE क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है कैबिनेट कमेटी। क्या होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक अफेयर होता है, ठीक है ना। और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अध्यक्षता करेंगे, जो भी प्रधानमंत्री होंगे अध्यक्षता करेंगे। तो मतलब क्या है कि MSP होता है क्या, पहले समझिए। MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट जो किसानों को दी जाता है फसल बोने के पहले ही सरकार घोषणा कर देती है कि देखिए आपको इतना प्राइस मिनिमम मिलेगा। अगर कोई मार्केट में नहीं लेने के लिए तैयार है तो इतना आप कम से कम सरकार आपको ले लेगा। मान के समझिए कि गेहूँ की कीमत मान लीजिए कि 1000 प्रति टन रखा गया है, तो 1000 टन प्रति टन सरकार खरीद लेगी। लेकिन इससे अगर ज़्यादा मिल रहा है तो आप मार्केट में जाकर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो सरकार क्या करेगी, खरीद लेगी। इसी को बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब बोले कि फसल बोने के पहले घोषित किया जाएगा, फसल बोने के बाद, तो फसल बोने के पहले घोषित किया जाता है। और उसके लिए प्रक्रिया क्या अपनाया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑन प्राइस सुझाव देता है किसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। और फाइनल क्या है कि यही निर्णय लेती है कि कितना MSP होना चाहिए। तो सुझाव कौन दिया, CACP दिया। और घोषणा कौन किया, आपको CCE किया, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर घोषणा किया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर का अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। अगला चीज़ क्या है कि जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑन प्राइस है, इसका स्थापना कब किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसका स्थापना 1965 में किया गया था। अब तय हो गया कितना, तो अब आता है कि MSP जो दिया जाता है कि ऑल क्रॉप्स के लिए, ऑल फसल के लिए दिया जाता है। इसका जवाब है सभी फसल के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक ना। तो यह क्या है कि आपको लगभग 2 दर्जन फसल के लिए दिया जाता है। वर्तमान में क्या है बोल सकते हैं कि 22 को क्या है आपको फसल है जिसके लिए क्या होता है, MSP दिया जाता है। और एक फसल के लिए आपको दिया जाता है, आपको FRP दिया जाता है, ठीक ना। तो MSP का तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया। FRP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रूमुनेरेटिव प्राइस। देखिए दोस्तों, सबका फुल फॉर्म पूछता है, आपको रट के याद करना ही पड़ेगा। फेयर एंड रूमुनेरेटिव प्राइस होता है। यह किसके लिए, शुगर केन के लिए। शुगर केन मतलब क्या होता है, गन्ना। यह क्या होता है, गन्ना के लिए क्या होता है, आपको घोषित किया जाता है। अब बाकी जो 22 फसल हो गया उसके लिए क्या होता है, आपको MSP तय किया जाता है। टोटल कितना हो गया बोल सकते हैं, लगभग क्या है 23 फसल के लिए क्या होता है, आपको तय किया जाता है आपको MSP, मतलब सभी फसल के आपको नहीं दिया जाता है, ठीक ना। अच्छा, अब समझना क्या है, कुछ मेन देखिए, सब फसल को तो आप याद रख नहीं सकते हैं, तो कुछ चाहे तो फसल के आप नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं बाबू, कुछ फसल के आप नाम याद रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, कुछ क्या होता है आपको अनाज होता है, कुछ आपका दाल होता है, कुछ क्या होता है आपको तिलहन होता है। तो अनाज में अगर देखिएगा तो धान की बात करते हैं, धान के लिए घोषित होता है। गेहूं की बात करते हैं, गेहूं के लिए घोषित होता है। जौ के नाम सुना होगा, जौ के लिए, जवार के लिए, है ना, बाजरा के लिए बाजरा। और इसके अलावा क्या बोले, मक्का हो गया, रागी हो गया, इस सब के लिए दिया जाता है। अगर दाल में आइएगा तो चना के अपना नाम सुना होगा, अरहर के नाम सुना होगा, तूर का नाम सुना होगा। और इसके अलावा आपने उड़द का नाम सुना होगा, मसूर का नाम सुना होगा। इसके लिए भी क्या होता है, दिया जाता है। तिलहन की बात कीजिएगा तो मूंगफली के लिए क्या होता है, आपको दिया जाता है। सरसों की बात करते हैं, सरसों के लिए मिलता है। सोयाबीन का अपना नाम सुना होगा, सोयाबीन के लिए भी दिया जाता है, ठीक ना। सूरजमुखी की बात करते हैं, सूरजमुखी की बात, ये सब के लिए दिया जाता है। अब ध्यान रखना है कि इसमें वो चाय के लिए क्या होता है कि MSP आपको नहीं दिया जाता है, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा,
कच्चा अगर कपास रहेगा, कच्चा कपास रहेगा और जूट रहेगा तो इसके लिए एमएसपी दिया जाएगा, लेकिन यह क्या फाइनली बन जाएगा तो उसके लिए होता है कपास जूट के लिए आपको नहीं दिया जाता है। कच्चा के लिए दिया जाएगा लेकिन फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा तब आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा क्या है कि नारियल के लिए भी क्या होता है, आपको एमएसपी दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सब नहीं याद रखिएगा, आप चाय को लिए नहीं दिया तो याद रख लीजिएगा, धान गेहूं जौ के लिए दिया जाता है, चना अरहर के लिए, मूंगफली के लिए दिया जाता है, बस इतना याद रख लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो इतना क्या है आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए यह इसका एमएसपी का शुरुआत सर्वप्रथम कब किया, 1966-67 में शुरू किया गया था। अब पहला बार किसको, गेहूं को लिए दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए जितना भी फसल बताया ना, क्या सबको सरकार खरीदती है, इसका जवाब है सबको सरकार खरीदती नहीं है। भले घोषणा कर दिया जाता है लेकिन सरकार दो ही चीज़ को खरीदती है, एक आपको धान को, धान मतलब क्या बोल सकते हैं, चावल को खरीदती है, ठीक ना, और एक आपको किसको खरीदती है, गेहूं को। मतलब सरकार क्या है कि एमएसपी पर दो ही फसल क्या होता है आपको खरीदती है, ठीक ना। एक जानते हैं क्या होता है फूड, इसका नाम क्या है बाबू, एक आपका आया था जानते हैं दोस्त, क्या आपका नेशनल क्या था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्वेश्चन पूछेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, ये 2013 क्वेश्चन पूछा कब आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013। इसके तहत क्या है आपको जो है आपको पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट, कोटा बोलते हैं ना, गांव में कोटा के माध्यम से चावल दाल मिलता है, इसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से क्या होता है, कम कीमत पर क्या होता है अनाज उपलब्ध कराया जाता है। उसमें मुख्य रूप से क्या है कि चावल और गेहूँ ही आपको दिया जाता है। तो पूछेगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, 2013 में आया था, और कितने को खरीदारी किया जाता है, धान चावल और गेहूँ की खरीदारी किया जाता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही आपको नहीं है, ठीक ना। मतलब बोल सकते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको समझने के लिए समझिए क्या है कि देखिए हर्षवर्धन के बारे में समझते हैं, पहले समझिए क्या है कि एक राजा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, पुष्यभूति, क्या था आपको, पुष्यभूति था, पुष्यभूति। तो पुष्यभूति ने एक वंश की स्थापना किया जिसको पुष्यभूति वंश कहते हैं। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन हो गया, पुष्यभूति हो गया, ठीक है। संस्थापक पूछेगा, संस्थापक, तो संस्थापक कौन हो गया इसका, पुष्यभूति हो गया। अब इसी का बाद में इसी खानदान में, अच्छा इसका संस्थापक था पुष्यभूति। राजधानी कहाँ था, राजधानी इसका थानेश्वर, कहाँ था, थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पड़ता, हरियाणा में, कहाँ पड़ता, हरियाणा में, हरियाणा में। समझाते हैं, एक क्या है आपको हरियाणा है, समझे, तो यहाँ पर क्या इसका राजधानी है, ठीक ना। अब क्या है कि इसी परिवार में एक लड़का पैदा होता है, उसका नाम क्या होता है आपका, इसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन। क्या होता है आपको, प्रभाकर, एक नोट किया दोस्त, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन लड़का पैदा होता है। और प्रभाकर वर्धन कहा जाता है कि ये तो स्थापना कर दिया लेकिन उसको प्रभावशाली मुख्य रूप से कौन बनाया, तो प्रभाकर वर्धन को बनाया। इसलिए पुष्यभूति वंश को कई बार क्या है कि वर्धन वंश भी कहा जाता है, पुष्यभूति वंश क्या बोलते हैं, वर्धन वंश कहा जाता है। अच्छा, प्रभाकर वर्धन की अगर बात करते हैं तो इसका 2 बेटा हुआ और एक आपका बेटी हुई। तो बेटी का नाम क्या था आपको, राजश्री। ये कहानी आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। राजश्री था, एक बेटा का नाम था राज्यवर्धन, क्या नाम था, राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन था। एक बेटा का नाम था हर्षवर्धन। अब समझना क्या है, इसमें हमारा मेन फोकस किस कौन पकड़ना, हर्षवर्धन पकड़ने से फालतू है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, हर्षवर्धन से मेन क्वेश्चन आता है। लेकिन ये कहानी समझा देते हैं। देखिए कहाँ हुआ कि राजश्री है ना, तो राजश्री का विवाह किया गया, इसका क्या हुआ, विवाह हुआ। अब विवाह क्या 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 यहाँ पर क्या है कि मखौरी, क्या है एरिया में क्या है, मखौरी शासक क्या थे, मखौरी शासक थे, मखौरी शासक थे, ठीक ना। और उसका नाम क्या था, ग्रह वर्मा। तो ग्रह वर्मा से इसका राजश्री का विवाह कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, मालवा एरिया में क्या है आपको, मालवा, क्या है आपको, मालवा, यहाँ पर क्या है, मालवा। अच्छा, मालवा के जो आपको राजा था उसका नाम क्या था, देवगुप्त। क्या नाम था, देवगुप्त। अब देखिए देवगुप्त और ग्रह वर्मा के बीच दुश्मनी था, तो एक देवगुप्त का किया जा करके ग्रह वर्मा का क्या, हत्या कर दिया। जब हत्या कर दिया तो राजश्री का बहनोई मारा गया। तो राजवर्धन खिसिया गया कि हमारा बहनोई कैसे मार दिया। तो राजवर्धन गया और राजवर्धन जाकर किसको क्या किया, ये देवगुप्त का क्या, हत्या कर दिया। ये कहानी समझ में आ गया। अब देवगुप्त का दोस्त यहाँ था, ये बंगाल है, बंगाल है। अच्छा, बंगाल को पहले गौड़ कहा जाता था, बंगाल को पहले क्या कहते थे आपको, गौड़ कहा जाता था।
और गौड़ का शासक कौन था आपको? शशांक था, ठीक है ना, शशांक था। और यह मुख्य रूप से क्या है कि शैव धर्म को मानता था। और आप एक क्वेश्चन और पूछता है कि शशांक क्या था? गया में जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसको कटवा दिया था। तो शशांक और देवगुप्त क्या था? दोस्त था। और देवगुप्त कुछ की हत्या राजवर्धन कर दिया, तो शशांक गया और शशांक क्या किया कि राजवर्धन की हत्या कर दिया, ठीक है। अब उसका छोटा भाई, इसका एज बहुत कम है, एज 606 में क्या होता है, गद्दी पर बैठता है और बोलता है कि हमारे भाई के जय महाराज उसको हत्या कर देंगे, ठीक ना। तो यह समझिए 606 से लेकर के 647 तक क्या करता है? शासन करता है, ठीक ना। और सर्वप्रथम यह क्या करता है कि अपना राजधानी क्या करता है कि जो थानेश्वर था, थानेश्वर से लेकर कहाँ आता है? कनौज। यहाँ पिक्चर फिर करते हैं, ये थानेश्वर था और थानेश्वर से यह क्या करता है? कनौज में राजधानी लेकर के आता है। तो पूछेगा कि थानेश्वर से कनौज में राजधानी किसने ट्रांसफ़र किया था? तो हर्षवर्धन ने ट्रांसफ़र किया था, ताकि बढ़िया से शासन इधर कर सके। और यह बदला लेने क्या करता है कि गौड़ शासक शशांक पर हमला करता है और इसको बुरी तरीके से क्या करता है? आपको हरा देता है। हालांकि मारता नहीं, लेकिन क्या करता है? हरा देता है। इसके साथ ही अपना एरिया किधर विस्तार कर लेता है इसको हरा करके। अब आगे कहानी समझिए क्या होता है। अब ये चाहता है कि हम क्या करें, नीचे भी, मतलब कि एरिया को जीतते हुए सोचता है कि अब हम क्या करें, नीचे भी बढ़े। तो यहाँ पर क्या होता है? नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी यहाँ पर है, ठीक है ना। नर्मदा नदी बोल सकते हैं क्या है कि नीचे को बोलते हैं दक्षिण भारत और ऊपर को बोलते हैं उत्तर भारत बोलते हैं। अब यही एरिया की बात करते हैं, ये एरिया की बात करते हैं। यहाँ पर क्या था? चालुक्य शासन क्या था? चालुक्य शासक था। और चालुक्य शासक का नाम क्या था? पुलकेशन। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशन द्वितीय था। तो यह हर्षवर्धन चाहता है क्या कि हम पुलकेशिन द्वितीय को हरा दें। दोनों के बीच क्या होता है? नर्मदा नदी के तट पर क्या लड़ाई होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को बुरी तरीके से हरा दिया। मतलब हर्षवर्धन का अब सपना चकनाचूर हो गया, वो अब नीचे आ नहीं सकता है। क्लियर हो गया? मतलब शशांक को तो हरा दिया, लेकिन जो पुलकेशिन द्वितीय था उससे क्या हो गया? आपको हार गया। क्लियर हो गया? तो अब क्या हो गया? ये नर्मदा नदी पर क्या हो गया? बाउंड्री बन गया। और उसके बाद बोल सकते हैं कि ये नीचे कभी नहीं बढ़ पाया। तो देखा जाए तो इसका शासन मुख्य रूप से कहाँ था? उत्तर भारत पर क्या था? आपको शासन था। लेकिन इसको कहते हैं भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। लेकिन समझना कि हर्षवर्धन के बारे में कि ना तो पूरे भारत का सम्राट था, ना ही हिंदू था। शुरू में क्या था? हिंदू था, शैव धर्म को मानता था। लेकिन हिंसांग के प्रभाव में आकर के बाद में क्या करता है? यह बौद्ध धर्म क्या करता है? आपको अपना लेता है। ये कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक ना। अच्छा, यहाँ बताएं, ये पूछता है कि नर्मदा नदी के तट पर जो लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो 618-19 में लड़ाई हुआ था। 618-19 में एडी में लड़ाई होता है, ईस्वी में लड़ाई हुआ था, ठीक ना। कई जगह 630 भी दिया गया है, लेकिन चलिए आंसर क्या होगा? 618 से 619 के बीच क्या होता है? लड़ाई होता है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए कि हर्षवर्धन से जो क्वेश्चन पूछेगा अब बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पहला पूछेगा इसका वंश, इसका वंश। तो वंश क्या हो गया? चाहे तो हो जाएगा पुष्यभूति, पुष्यभूति वंश हो जाएगा। और चाहे तो क्या हो जाएगा? आपको वर्धन वंश हो जाएगा, वर्धन वंश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि इसका धर्म क्या था? इसका धर्म क्या था? तो शुरू में क्या था? शैव था, हिंदू धर्म को तो मानता था, लेकिन बाद में किसको? बौद्ध धर्म को। अच्छा, बौद्ध धर्म अपना लिया था किसके प्रभाव में? एक चीनी यात्री था हिनसांग। क्या नाम था? चीनी यात्री हिनसांग था, जो इसी के शासनकाल में आपको आया था, हिनसांग था, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म के कौन ब्रांच को मानता था? तो बौद्ध धर्म एक था महायान, एक हीनयान। तो यह किसको मानता था? महायान को। किसको मानता था? महायान को मानता था। अगला चीज़ पूछेगा हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन का राज कवि का नाम क्या था? मतलब इसका दरबार में जो कवि था उसका नाम क्या था? उसका नाम था वान भट्ट। क्या नाम था आपको? वान भट्ट था, ठीक ना। अच्छा, वान भट्ट ने एक पुस्तक लिखा था हर्ष के बारे में, हर्षचरित्र। क्या लिखा था? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र आपको पुस्तक लिखा था। और आपको हर्षचरित्र लिखा ही था, एक और पुस्तक लिखा था कादम्बरी। क्या आपको? कादम्बरी, कादम्बरी। तो पूछेगा कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? वान भट्ट था। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसने लिखा? आपको यही लिखा। कौन भाषा में? दोनों संस्कृत भाषा में आपको लिखा गया था। अब कहा जाता है कि हर्षवर्धन खुद भी विद्वान था। हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि खुद विद्वान था और इसने क्या किया? 3 पुस्तक की रचना किया। 3 पुस्तक में एक का नाम क्या है आपको? प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका नाम है। एक का नाम है रत्नावली, रत्नावली नाम है। एक का नाम क्या है? नागानंद। क्या नाम है? नागानंद नाम है, नागानंद नाम है। तब पूछेगा हर्षवर्धन ने कौन कौन पुस्तक लिखा? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। भुलाइएगा तो याद कीजिएगा। ना बोलता है कि आपको पुस्तक लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला?
तो प्रेस हो गया प्रियदर्श का, रस रत्नावली, नस्य नगानंद। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि यह पुस्तक इसने खुद नहीं लिखा था, बल्कि एक धावक नामक व्यक्ति था जो पुस्तक लिखने का काम किया था, पैसा देकर के लिखवाया था, ये कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन हमको जो क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन ने कौन कौन पुस्तक लिखा, तो प्रियदर्श का हो गया, रत्नावली हो गया, और नागानंद क्या है, इन्होंने पुस्तक आपको लिखा था, ठीक ना। अब हर्षवर्धन को क्या बोलते हैं, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। क्या बोलते हैं, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। पूछेगा भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है हिंदू सम्राट। लेकिन यह न तो पूरे भारत का सम्राट था और नहीं है कि आपको तो हिंदू था, ये क्या था, आपको बौद्ध था, ठीक है। इसका शासन कहाँ था, मुख्य रूप से कहाँ था, उत्तर भारत पर था, ये आपको ध्यान रखना था, ठीक ना। जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में कुछ और भी प्रश्न पूछता है, उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि नज़र डलवाने का प्रयास करते हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का क्या था कि बल्लभी क्या किया था, बल्लभी विजय किया था, बल्लभी को क्या किया था, जीता था। तो बल्लभी विजय के बारे में जानकारी जो है कहाँ से मिलता है, तो देखिए नवसारी से क्या है, ताम्र अभिलेख मिला है। नवसारी से क्या मिलता है, नवसारी इसको बोलते हैं ताम्रपत्र अभिलेख। नवसारी ताम्रपत्र अभिलेख से क्या है कि बल्लभी विजय के बारे में जानकारी आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन जो है इलाहाबाद, क्या बोले आपको, इलाहाबाद क्या दोस्त, क्या इलाहाबाद है, इलाहाबाद में क्या है, आपको यहाँ पर बोल सकते हैं सम्मेलन का आयोजन करवाता था। यहाँ पर क्या आपको सम्मेलन का इलाहाबाद में आयोजन करवाता था। तो बोलता है कि इसके सम्मेलन में क्या है, आपको एक शासक था, उसका नाम क्या था, ध्रुव सेन द्वितीय, एक नाम था ध्रुव सेन द्वितीय, शामिल हुआ था। इसकी जानकारी कौन देता है, इस जानकारी देता है आपको हेनसांग। कौन देता है आपको, हेनसांग देता है, हेनसांग देता है। अब देखिए हेनसांग बेसिकली क्या था, एक आपका चीनी यात्री था, क्या चीनी यात्री था। 21वां सदी में आया, 7वीं देखिए 629 के आसपास भारत आया था, आज 645 के आसपास क्या आपको रहा था, 629 से 45 के आसपास आपको रहा था। देखिए हिंसांग के बारे में जानकारी जो है आप चीनी यात्री बताएंगे तब बताएंगे। फिलहाल जान लीजिए कि ह से हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन और ह से हिंसांग, मतलब हिंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। हद याद करना है। एक पूछता है फहियान, क्या पूछता है आपको, फहियान। तो फहियान नामक चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्या था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। आज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं। देखिए हमारे भारतीय इतिहास में 14 से भी अधिक राजा ने विक्रमादित्य को उपाधि लिया है, लेकिन सबसे महान विक्रमादित्य कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। जब इसके बारे में बताएंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो इतना याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षवर्धन के बारे में कौन सही नहीं है। आइए, लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। 606 से लेकर के 647 तक शासन किया है, मतलब 7वीं सदी में शासन किया है, ठीक ना। अभी क्या चल रहा है, अभी बोल सकते हैं अभी क्या चल रहा है, 2000 समथिंग चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो मतलब देख सकते हैं तो लगभग क्या है कि 1400 लगभग हो रहा है, ठीक ना। तो इस पर लगभग सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर रुकना है, आगे और देखना है कि और सही है कि नहीं। हेनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा था। बिल्कुल, हेनसांग जो था चीनी यात्री था जो हर्ष के दरबार में आया था, सही बात है। हर्षवर्धन के दरबारी का भी हरिसेन थे, नहीं, अभी कुछ देर पहले बताएं कि वान भट्ट क्या था, इसका क्या था, दरबारी कवि था, हरिसेन नहीं था। हरिसेन किसके दरबार में था, आपको हरिसेन था आपको समुद्रगुप्त, क्या था आपको, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबार में क्या था आपको, हरिसेन था। अच्छा, दो क्वेश्चन ध्यान आ गया, इसको समझ लीजिए, समझा ही देते हैं। जानते हैं क्या होता है, एक है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, और एक है एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। ये दोनों प्रशस्ति अभिलेख है। प्रशस्ति मतलब है कि प्रशंसा में लिखा गया लेख। तो प्रशंसा के राजा के दरबार में जो कवि रहता था वो उसके प्रशंसा में लेख लिखता था। तो देखिए यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके बारे में लिखा गया है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, जो गुप्त शासक था। इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। B.A. स्मिथ ने इसको भारत का समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन, क्योंकि कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। और इसको रचना कौन किया, हरिसेन। तो हरिसेन कौन था आपको, समुद्रगुप्त दरबारी कवि था। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो पुलकेशन द्वितीय, पुलिकेशन द्वितीय, यही पुलकेशन द्वितीय जो हर्षवर्धन को हराया था, कोई दिक्कत नहीं। इसका रचना कौन किया है, रवि कीर्ति ने इसका आपको रचना किया है।
और जो हर्षवर्धन जो युद्ध में हार गया था पुलकेशन द्वितीय से, इसी जानकारी क्या है, ये होल अभिलेख से आपको पता चलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो गलत हो गया, तो आपको कौन सही नहीं है, तो आपको पकड़ा गया कि 3 नंबर सही, तो आंसर ही हो जाएगा। बाकी और देख लीजिए, हर्षचरित्र हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी, हाँ जी, जीवनी कौन लिखा है, आपको बाणभट्ट लिखा है, तो ये भी सही हो गया कि 1400 वर्ष हर्षवर्धन ने शासन किया था, सही है। तो मतलब 3 नंबर क्या हो गया दोस्त, आपका गलत हो गया। क्लियर है, अब आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु पूछा गया कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनर्शिया इज आर करेक्ट, मतलब जड़त्व के बारे में कौन सही है कौन गलत है। पहले समझते हैं जड़त्व होता क्या है। एक होता है जड़त्व, है ना, इसी को बोलते हैं इनर्शिया, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। एक होता है आपको गति, क्या होता है, गति, गति को क्या बोलते हैं, गति को क्या बोल सकते हैं आपको, मोशन, क्या बोल सकते हैं, मोशन बोल सकते हैं, मोशन, ठीक ना। एक होता है रेस्ट, रेस्ट को क्या बोलते हैं, आराम, क्या बोलते हैं, आराम बोलते हैं। समझिए, कोई वस्तु होता है ना, अपने क्या होता है कि जो उसका इनिशियल अवस्था होता है, इनिशियल अवस्था, इनिशियल पोजीशन होता है, उसको बनाए रखना चाहता है। प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, इसी गुण को जड़त्व बोलते हैं। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा, लेकिन कोई वस्तु गति में चल रहा है, यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो चाहे कि हम गति में रहे, ठीक ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि आपको जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। और जड़त्व के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो कौन दिया था आपको, गैलीलियो, है ना। और यही गैलीलियो ने दूरबीन का भी खोज किया था, दूरबीन का भी खोज किया था। तो पूछेगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया, पूछेगा लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया या जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो कौन दिया था आपको, गैलीलियो ने आपको दिया था। अब जड़त्व बोलता है कि यह जड़त्व होता क्या है, कोई वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वही उसका क्या होता है, जड़त्व होता है। एग्जाम्पल के लिए एक हो गया आपको साइकिल हो गया, एक हो गया कार हो गया, एक हो गया ट्रक हो गया, एक हो गया आपको रेलगाड़ी। समझने के लिए साइकिल मान लें क्या है 20 kg का है, कार क्या है कि 500 kg का है, ट्रक मान लेते क्या है कि 1000 kg का है, आई क्या है 1 लाख kg का है। समझने के लिए तो देखिए, जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, तो रेलगाड़ी का जड़त्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा, और साइकिल का जड़त्व क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो पहले कौन रुकेगा, देखिए जिसका बेसिकली रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी क्या है कि अगर ये चल रहा है, इसमें ब्रेक लगाते हैं तो इसका चलने के अंदर इससे गुण रहेगा, तो यह अपने अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं गति का। देखिए दो, एक समझिए क्या है, जड़त्व समझ में आ गया, एक समझिए विराम का जड़त्व, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। एक होता है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व होता है जड़त्व। विराम का जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, और गति की जड़त्व बोलते हैं इनर्शिया ऑफ क्या बोलते हैं आपको, मोशन बोलते हैं। समझाते हैं दोनों क्या, देखिए पहले समझ में आ गया कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक ना। रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा, द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका जड़त्व ज़्यादा होगा, साइकिल का द्रव्यमान कम है तो जड़त्व इसका कम होगा। अब आगे समझिएगा, विराम का जड़त्व मतलब क्या है, कोई वस्तु शुरू में क्या था, रुका हुआ था, ठीक ना। एक वस्तु यहाँ शुरू में देखना, शुरू में क्या करा, शुरू में क्या है, अगर कोई वस्तु क्या है गति में है तो उसको बोलेंगे गति का जड़त्व। समझाते हैं, जैसे मान लेते क्या है, एक क्या है कि मोटरसाइकिल पर बैठे हुए, मोटरसाइकिल पर क्या है आपको बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल पर आप क्या है बैठे हुए हैं। अब मोटरसाइकिल क्या है आपको चल रही है, तो आप शुरू में क्या आ रहे हैं, चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ब्रेक लगाया जाता है, तो समझिए क्या है कि मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं तो ब्रेक लगेगा, तो आप क्या होते हैं आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं, या घोड़ा उड़ा पर चल रहे हैं, है ना, घोड़ा अचानक से क्या होता है, रुकता है, तो आप आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो पूछिए इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, गति का जड़त्व। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जब ब्रेक लगाया गया तो आपको नीचे वाला हिस्सा तो विराम में आ गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या रहा, आपको गति में ही रहा। तो यहाँ पर क्या है, गति के जड़त्व के कारण क्या होते हैं, आप आगे की ओर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, समझाते हैं कि जैसे मान लेते क्या कि मोटरसाइकिल क्या था, रुका हुआ था, मोटरसाइकिल या कार मानते हैं, कार क्या आपको रुका हुआ है, और कार क्या अचानक से क्या हुआ, चलना शुरू किया, तब क्या होता है
कि अचानक चलना शुरू करेगा तक नीचे वाला आपका जो पैर वाला हिस्सा रहेगा, पैर वाला ये क्या आ जाएगा, आपको गति में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा क्या था, आपको इनर्शिया में था, मतलब विराम में था, तो ये पीछे की ओर क्या हो गया, गिर जाता है। तो मतलब कि अचानक गाड़ी जब चल पड़ता है तो वहाँ पर गिरते हैं, उसका कारण क्या है, जड़त्व है। लेकिन कैसा जड़त्व है, वहाँ पर क्या आपको विराम का क्या आपको हो जड़त्व, विराम का जड़त्व वहाँ पर क्या करता है, आपको काम करता है। और जब मोटरसाइकिल पे या गाड़ी वगैरह चल रहा होता है, वहाँ पर जब ब्रेक लगता है तो वहाँ पर क्या गति के जड़त्व के कारण क्या होता है, हम आगे की ओर गिर जाते हैं, ठीक ना। ऐसे पूछता है कि घोड़ा गाड़ी है, क्या घोड़ा पर बैठे हुए हैं और घोड़ा क्या है कि अचानक से चलना शुरू कर दिया, रुका हुआ था अचानक चलना शुरू कर दिया, तो आप कहाँ गिरिएगा, पीछे की ओर गिरिएगा। लेकिन घोड़ा चल रहा था और तब रोकिएगा, तब कहाँ गिरेगा, आप आगे की ओर क्या होइएगा, गिरिएगा। तो ये सब क्या था, आपको जड़त्व क्या था, आपको एग्जाम्पल था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मान लेते क्या है कि इस तरह से क्या है, एक सड़क है, आप सड़क पर इस तरह से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, और जाते हुए क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, अपने लेफ्ट साइड, समझिए कि इधर लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, अचानक से मुड़ जाते हैं। मतलब एक साइकिल क्या है आपको, या मोटरसाइकिल जो है कि मतलब मार्ग पर चल रहा है, या अब समझिए बस जो है सीधे रेखा पर चल रहा है, अचानक से क्या होता है, लेफ्ट की ओर क्या करता है, टर्न लेता है। तो लेफ्ट की ओर टर्न लीजिएगा तो आप तो अपना प्रारंभिक अवस्था उसी डायरेक्शन बनाना चाहिएगा, तो आप कहाँ मुड़ जाइएगा, आप राइट की ओर क्या हो जाइएगा, मुड़ जाइएगा। क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं कि जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही जड़त्व के बारे में। किसी वस्तु का जड़त्व उसका प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, बिल्कुल सही बात है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका जड़त्व की माप है, वही तो बताएं कि मास जो होता है उसका जड़त्व क्या होता है, माप होता है। तो मतलब 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। तो इतना सा काम चल जाएगा, इतना सा काम आपको नहीं चलेगा। अब और आपको समझाते हैं, देखिए पहले समझते हैं। जड़त्व आपको समझ में आ गया, क्या होता है जड़त्व समझ में आ गया, ठीक ना। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, आपको सिक्का है, क्या आपको गिलास है, गिलास के ऊपर क्या पोस्ट कार्ड रख दिया, यहाँ पर क्या आपको सिक्का रख दिया। अब पोस्ट कार्ड को मारते हैं तो पोस्ट कार्ड को मारते हैं, पोस्ट कार्ड बाहर चल जाता है, तो सिक्का क्या होता है, आपको नीचे गिर जाता है। तो किस कारण गिरता है, देखिए समझिए, पोस्ट कार्ड तो आपको आगे चल गया, लेकिन यहाँ सिक्का क्या था, आपको विराम में था तो ये नीचे आ गया। तो ये विराम का क्या हुआ, यहाँ पर जड़त्व आपको लगा। ये क्वेश्चन आपको कई बार क्या है, आपको पूछा गया। दूसरा सब क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, कंबल है, कंबल है। अब कंबल को क्या कर रहे हैं, आप डंडा से मार कर झाड़ रहे हैं। तो कंबल को डंडा से आपका मारते हैं तो कंबल तो आ गया गति में, लेकिन उसका जो आपको कण था, कण क्या था, आपको विराम में ही रहा, तो वो क्या करेगा, नीचे की गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आपको विराम का जड़त्व क्या आपको काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जड़त्व का जो नियम है, जड़त्व का जो नियम है, यह तो दिया है जड़त्व नियम आपको गैलीलियो, कौन दिया आपको, गैलीलियो दिया, गैलीलियो। लेकिन अब न्यूटन साहब आते हैं, क्या आते हैं, न्यूटन के बारे में बड़े क्वेश्चन पूछता है। न्यूटन जानते हैं, पहले तो क्या है कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखी है, लिखे प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखे हैं। अब फिजिक्स के फील्ड में इनको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ इनको बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं, इनको या इनको भौतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने क्या दिया है, एक तो दिया है गति का नियम, गति का नियम दिया है। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया है, एक दिया है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। तो यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण का नियम तो नहीं समझेंगे, यहाँ से गति का नियम समझेंगे, समझा। अब पूछे गति का नियम कौन दिया है, तो ये दिया। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया है, सर्वप्रथम कौन परिभाषित करने का प्रयास किया था, तो ये कौन किया आपको, गैलीलियो। जड़त्व का नियम ये दिए हैं और गति को परिभाषित करने का प्रयास सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया। लेकिन गति का नियम कौन दिया है, तो न्यूटन दिया है। और न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया है, तो 3 को दिया है, पहला नियम, दूसरा नियम और आपको तीसरा नियम दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पहला नियम से क्या होता है, आपको मिलता है बल का परिभाषा, क्या मिलता है, बल का परिभाषा या डिफिनेशन ऑफ मिलता है, फोर्स मिलता है। जबकि दूसरा नियम से क्या मिलता है, बल का फार्मूला, बल का फार्मूला, इसी को बोलते हैं बल का मिलता है आपको व्यंजक। और यह बोलता है तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन नियम, क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का इसको नियम कहा जाता है। समझाते हैं, देखिए ये क्या बोला कि प्रत्येक वस्तु अपना प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, यहाँ तक क्या है आपको गैलीलियो का जड़त्व का नियम है। लेकिन इसी में बोलता है कि तभी तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, मतलब कि अगर बाहरी बल कार्य करता है, वस्तु यहाँ पर गेंदा है, गेंदा रुका हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बल लगाते हैं तो आगे चला जाएगा। तो ये जो बता रहा है कौन, ये आपको कौन, न्यूटन बताया, मतलब बोला कि प्रत्येक वस्तु अपना प्रारंभिक अवस्था को बनाएगा, यह क्या बोलता है आपको, गैलीलियो बोलता है। लेकिन न्यूटन इसमें क्या बोलते हैं कि तभी तक बनाएगा, अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। बाहरी बल अगर कार्य करता है तो वस्तु क्या हो जाएगा, अपना प्रारंभिक अवस्था को बदल देगा। अगर विराम में है
तो गति में आ सकता है। अगर उसके पास तो गति में है, फुटबॉल उधर से आ रहा है, पैर इधर लगेगा तो रुक सकता है या उधर उधर जा सकता है, दिशा बदल सकता है, मतलब कि अपने अवस्था को बदल सकता है। तो देखिए जो आपका न्यूटन का पहला गति नियम है, इसको कई बार जड़त्व का नियम पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूटन का केमें गति नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं तो प्रथम गति नियम को, लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया? तो गैलीलियो दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप बल का परिभाषा, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में बदलाव करता है। अब बल का व्यंजक बोलता है एफ बराबर ए में, यहाँ से क्या मिलता है? एफ बराबर ए में आपको फार्मूला क्या होता है? मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है, ठीक है ना। और एक्शन रिएक्शन का नियम यहाँ पर क्या होता है ना, देखते हैं कि नाव नदी किनारे क्या होता है, नाव से क्या होते हैं कि जब आप कूदते हैं नाव से ज़मीन पर तो नाव पीछे की ओर मुड़ जाता है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह न्यूटन का तीसरा गति नियम हो गया। इस तरह से क्या होता है, नाव खेते वक्त देखिए कि नाव है, जितना क्या करता है बाँस को अंदर डालता है खेता, उतना ही नाव क्या तेज से आगे जाता है। ये भी क्या है? न्यूटन के तीसरा गति नियम पर काम करता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि रॉकेट वगैरह जो उड़ता है, क्या बोले कि रॉकेट वगैरह जो उड़ता है ये भी किस पर काम करता है? तो ये भी क्या होता है आपको? न्यूटन के तीसरा गति नियम पर काम करता है, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो यहाँ इतना आपको कम से कम याद करना था दोस्त, ठीक ना। चलिए अब बढ़ा जाइए आगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसके बीच होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसके बीच होता है, ठीक ना। तो पहले समझते हैं, देखिए क्या होता है। ये पृथ्वी का, ये बेसिकली ग्लोब है, ग्लोब को बोलते हैं हिंदी में मानचित्र बोलते हैं। ये ऐसा एक्चुअली पृथ्वी है नहीं, ठीक ना। पृथ्वी ऐसा है नहीं। पृथ्वी का जो आकार है उसको बोलते हैं जियोइड, क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं, ठीक ना। इसको जियोइड बोलते हैं। एक्चुअली में क्या बोले कि पृथ्वी ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है समझने के लिए मान लेते हैं कि पृथ्वी क्या आपको गोल है, पृथ्वी क्या आपको गोल है। अच्छा, पृथ्वी पर क्या है आपको दो तरह क्या है आपको रेखा दिखाई देगा। एक पृथ्वी पर जो रेखा दिखाई दे रहा है आपको क्या है कि आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक क्या है आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे। तो जो ऐसे रेखा होता है, ऐसे जो रेखा होता है, मतलब इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है आपको साउथ होता है। तो ईस्ट से जो वेस्ट इस तरह से लाइन होता है ना, ऐसे लाइन होता है, मतलब ऐसे जो लाइन होता है, ऐसे जो लाइन होता है, ऐसे लाइन होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अक्षांश, क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। इस पर जो ऐसे लाइन है या ऐसे लाइन जो ऐसे लाइन है, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? देशांतर, क्या बोलते हैं आपको? देशांतर बोलते हैं। इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। भुलाएगा तो याद कीजिएगा, लेटते हैं तो आप इस तरह से लेटते हैं, मतलब इसी ना लेटते हैं जो पलंग पर, तो लैटिट्यूड हो गया। और लंबा मतलब क्या हो गया? देशांतर क्या हो गया आपको? लंबा हो गया। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ में गया। अब यहाँ पर समझना क्या है, देखिए कि लैटिट्यूड की अगर बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं क्या इसकी बात करते हैं, ये अक्षांश, देखिए इसको चाहे तो हम क्या बोले? लैटिट्यूड बोल दिए हैं। इसको क्या बोले हमको? अक्षांश, क्या बोलते हैं आपको? अक्षांश बोल दिए हैं। तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। यह क्या करता है? पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। ऊपर में ये नॉर्थ हो गया, नीचे में हो गया साउथ हो गया। तो नीचे वाला को बोलते हैं साउथ, तो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, मतलब इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, और ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यह इक्वेटर क्या करता है? पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। अच्छा, इक्वेटर को मानते हैं क्या आपको? इसको मानते हैं 0 क्या मानते हैं आपको? 0 डिग्री क्या मानते हैं? अक्षांश मानते हैं। इक्वेटर क्या होता है? सबसे बड़ा बोल सकते हैं लैटिट्यूड होता है, ठीक ना। और उसके बाद ऊपर में 90, नीचे में क्या चलेंगे? 90, ठीक ना। तो इस तरह से देखेंगे टोटल लैटिट्यूड की संख्या, तो 90 नीचे हो गया, अब प्लस 90 क्या हो गया? ऊपर हो गया, अब बीच में की हो गया। तो टोटल पूछेगा कि लैटिट्यूड जो होता है कितना होता है, बता दीजिए आप कितना हो गया। तो अक्षांश की संख्या टोटल कितना हो गया? 181 हो गया। लेकिन 181 आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप चल रहे हैं कहाँ, ध्रुव की ओर, पोल की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जब पोल पर चलिएगा, नॉर्थ पोल पर, और साउथ पर चलिएगा, तो यहाँ पर क्या होता है? बिंदु हो जाता है। क्या होता है? बिंदु हो जाता है। इसका मतलब कि इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तो मतलब क्या हो गया आपको? 179। कितना हो गया? 179 हो गया। मतलब समझिए लैटिट्यूड का टोटल संख्या होता है 181 होता है, क्लियर है। लेकिन लैटिट्यूड ग्लोब पर एक्चुअली में दिखाई कितना देता है? तो कितना आपको? 179 दिखाई देता है। ये हो गया क्लियर। और सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन होता है? सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन होता है आपको? ये वाला होता है इक्वेटर। कौन होता है? इक्वेटर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो ऐसा खड़ा जो ऐसा जो क्या बोले आपको? खड़ा लाइन होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये ऐसे होता है, कैसा? ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉन्गिट्यूड की संख्या कितना होता है? इधर 180, इधर 180, टोटल 360 क्या होता है? देशांतर की संख्या या लॉन्गिट्यूड की संख्या होता है। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि दो अगर हम कोई भी क्या करते हैं यहाँ लैटिट्यूड या अक्षांश लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और यह डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर के आसपास हमेशा डिस्टेंस होता है। मतलब 2 लैटिट्यूड क्या होता है? हमेशा होता है डिस्टेंस बराबर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोई
पैरेलल, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं समानांतर रेखा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ही नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर ये दो लाइन को देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि ऐसा कीजिए, यहाँ पर एक और पिक्चर दिखाते हैं, रुकिए दोस्त, कि मान लें कि हम इसको लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं, इसको ये देखिए और ये देखिए, आपको दिखाई देगा कि ई वाले मतलब यहाँ पर इक्वेटर पर ये डिस्टेंस क्या सबसे अधिक है। लेकिन जैसे जैसे क्या है ऊपर की ओर चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ध्रुव पर क्या होता है, दोनों मिल जाता है। मतलब ये हो गया कि जो लॉन्गिट्यूड या देशांतर होता है ये ध्रुव पर इसका इक्वेटर जो भूमध्य रेखा होता है, इक्वेटर को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं, इस पर डिस्टेंस क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर क्या होते हैं चलते हैं, यह डिस्टेंस क्या होता है, आपको घट जाता है। और यहाँ पर इक्वेटर पर क्या होता है, यहाँ पर जो पोल होता है, पोल पर कितना होता है, आपको 0 होता है। लेकिन सबसे जो बड़ा डिस्टेंस होता है कहाँ होता है, इक्वेटर पर होता है, भूमध्य रेखा पर, और ये होता है 111.3 किलोमीटर। कितना होता है, 111 पॉइंट क्या होता है आपको 3 किलोमीटर। अच्छा, दो जो लॉन्गिट्यूड होता है, देशांतर होता है, उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, गोर। क्या बोलते हैं, गोर। दो लॉन्गिट्यूड के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आपको गोर बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं गोरे बोलते हैं, गोर या गोर कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है कि जो लॉन्गिट्यूड होता है उसमें दो लॉन्गिट्यूड हमारे लिए काम का है, एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। इसे तिथि ज्ञात करते हैं। जबकि 0 डिग्री को बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलता है। इसी को इंटरनेशनल टाइम जोन बोलते हैं। इसी को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इस सब के बारे में कंसेप्ट जो है आगे के लेसन में बताया जाएगा। फिलहाल जानिए कि 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा बोलते हैं और 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। लेकिन हमको अब फोकस करना है कहाँ, आपको लैटिट्यूड पर फोकस करना है, छां से फोकस करना है। ये समझ में आ गया। अब आइए देखिए, इसमें कुछ जो होता है आपको लैटिट्यूड को हमेशा याद करना होता है। जो पृथ्वी के बीचे बीच से जाता है ना, जो पृथ्वी को दो इक्वल भाग में क्या करता है, बांटता है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं आपको, इक्वेटर इसे कहा जाता है। और इसको 0 डिग्री बोलते हैं। इसको इक्वेटर बोलिए, इसी को भूमध्य रेखा बोलिए, क्योंकि पृथ्वी के बीच बीच बांट रहा है। तो 0 डिग्री अक्षांश क्या होता है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब 23.5 चलिए ऊपर में, 23.5 ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में है साउथ, उत्तर में ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण है। तो 23.5 को बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ में आइएगा, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और हिंदी बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। भूलाइएगा तो याद करने का तरीका है, कर्क मकर क्या है, दोनों 23.5 होता है। तो कर्क क्या हो गया, आपको कर्क क्या है, पढ़े में हल्का लग रहा है, अब मकर पढ़े में भारी लग रहा है, तो नीचे आ जाएगा, ठीक ना। इसको इसे याद कर लीजिएगा। और एक और याद करना है 66.5। तो ऊपर में अगर नॉर्थ में 66.5 चलेंगे तो इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, या आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। लेकिन वही अगर क्या है कि 66.5 अगर नीचे आइएगा तो इसको अंटार्कटिका क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका। आइए भूलेगा तो याद करने की तरीका है कि सबसे नीचे में क्या अंटार्कटिका महासागर है या अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे नीचे हो गया, और ऊपर में क्या आर्कटिक सागर है, तो कोई दिक्कत नहीं हो गया, इतना ही याद हो गया। अब समझिए क्या है कि सूर्य की जो रोशनी होता है इसके बीच क्या होता है, सबसे अधिक पड़ता है, यहाँ समझिए, इस पिक्चर को देखिए क्या है, ये सन हो गया। अब सन का रोशनी कैसे पड़ रहा है उसका आधार पर क्या करता है, पृथ्वी को 3 जोन में बांट देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, आपका इक्वेटर हो गया, और 23.5 क्या करते हैं, ऊपर में, या 23.5 आपको नीचे में, ठीक है ना। देखिए इसको चाहे तो ऐसे ले लीजिए, सीधा लाइन ले लीजिए, या तो फ्लैट ले लीजिए, दोनों बातें की। अब फोकस करना है कि 23.5 ऊपर और 23.5 कहाँ, नीचे, ठीक ना। इसको बोलते हैं आपको, यहाँ सूर्य की रोशनी क्या होता है, सबसे क्या होता है, अधिक पड़ता है, सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी सबसे अधिक होगा, और जहाँ पर गर्मी होगा वहाँ पर बरसात भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और जहाँ बरसात सबसे अधिक होगा वहाँ पर क्या है कि आपको जीव का विविधता भी, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैव विविधता भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा, है ना। इसीलिए देखते हैं कि यहाँ पर अमेजन जंगल पाया जाता है ब्राज़ील में, वहाँ पर क्या है कि जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। जैव मतलब कि अलग अलग जीव की क्या होता है, विविधता पाया जाता है, उसी को जैव विविधता बोलते हैं, ठीक ना। ये आपको क्लियर रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं ये जो गर्म वाला जोन होता है, मतलब 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, इसको बोलते हैं आपको उष्ण, हिंदी बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जोन, उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। आईसी को बोलते हैं अंग्रेजी में टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन कहा जाता है। क्या कहता है, टॉरिड जोन कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब चलिए 23.5 से लेकर के 66.5
या तो आपको दक्षिण चलिए, या 66.5 से लेकर के कहाँ चलिए, सॉरी 23.5 से 66.5 अगर दक्षिण में चलिए, या 23.5 से 66.5 आप कहाँ चलिए, उत्तर में चलिए, उत्तर में चलिए, ठीक ना। यहाँ पर जोन होता है इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। उत्तर में है तो उत्तरी टेम्परेट जोन बोलेंगे, दक्षिण में है तो दक्षिण टेम्परेट जोन बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण बोलते हैं। यहाँ भी क्या बोलते हैं आपको, शीतोष्ण। तो मतलब उत्तरी शीतोष्ण हो गया, और नीचे में क्या हो गया आपको, दक्षिणी शीतोष्ण हो गया। यहाँ पर क्या ना ज़्यादा गर्मी होता है और ना ज़्यादा बरसात होता है। यहाँ बोल सकते हैं कि बीच बिचवा में पड़ता है। लेकिन अब चलिए 66.5 से कहाँ चलना, ऊपर में चलना है ना, और 66.5 से कहाँ चलना है, यहाँ पर आइए, 66.5 से ऊपर में चलना है 90 तक, और नीचे में चलना है 66.5 से 90 तक, है ना। ये इलाका क्या होता है, बर्फ़ से क्या होता है, एकदम जमा रहता है। बर्फ़ से क्या होता है आपको, जमा रहता है। इसलिए इसको बोलते हैं कोची फील्ड जिन्हें बोलते हैं, ऐसी को बोलते हैं क्या, इसको शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। अब देखिए यहाँ पर शीतोष्ण बोले हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, शीत बोलते हैं। शीत मतलब क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल क्या है, बर्फ़ क्या आपको जमा रहता है। यहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल में तो इतना बर्फ़ होता है कि यहाँ कोई भी जीव पाया ही नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे अगर देखिएगा अधिक गर्मी तो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा अधिक होता है, जैव विविधता अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या है कि पोल की ओर आप पहुँचिएगा ना, तो क्या होगा, गर्मी कमेगा, बरसात कमेगा। अब बरसात कमेगा तो जीव जंतु की संख्या भी क्या होगा, कमेगा। ठंडा के एरिया में कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बिल्कुल ऊपर में चलिएगा पोल पर, तो यहाँ पर भी कोई भी जीव आपको नहीं पाया जाएगा। यहाँ तक आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर बर्फबारी वगैरह क्या होगा, आपको ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इस तरह से नीचे भी आइएगा तो सेम चीज़ हो जाएगा। तभी यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या था क्वेश्चन, कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब टॉरल जोन किसके बीच होता है, तो क्या होता है, यह कर्क रेखा और किसके बीच होता है, आपको मकर रेखा के बीच होता है। क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आपको होता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना था, याद करना था, ठीक है ना। अब देखते हैं इसे क्वेश्चन कई वो पूछता है। क्वेश्चन पूछता है, बता दी उसी जो बताएं उसी में से कोई 1-2 पॉइंट और निकल रहा है, उसको समझ बता ही देते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर पूछा गया था कि पृथ्वी को दोनों ध्रुव है, ये पृथ्वी को एक ध्रुव है साउथ पोल, इसको मिला रहा रेखा, उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोले कि ऐसे ऐसे जो रेखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे जाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। एक्चुअली पृथ्वी पर ऐसा रेखा है नहीं, लेकिन मान लेते हैं क्या इमेजिनरी क्या आपको लाइन है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, अब 2 देशांतर रेखा के बीच तो गोर बता चुके हैं, ठीक ना, बस वही चीज़ बाबू। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जानते हैं कि ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा को चलते हैं, यहाँ ध्रुव से क्या करते हैं, भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ेगा घटेगा, तो यहाँ क्या बोले, बढ़ रहा है। ये एरिया क्या है, सबसे बड़ा होता है। ऊपर चलिए तो घट रहा है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे आपको बड़ा होगा। तो मतलब इक्वेटर क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, आपको त्रिज्या होता है, ठीक ना। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का आकार होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, ज्यूआइड। क्या बोलते हैं, ज्यूआइड बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं भू आब। तो क्वेश्चन पूछता है कि भूआब या ज्यूआइड जो है ये किससे संबंधित है, तो पृथ्वी के शेप या पृथ्वी क्या है, आपको आकार से क्या आपको संबंधित क्या है कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब आइए दोस्त अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 5 क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया, जो पंचामृत समाप्त हो गया। अब क्या है, छठा एक बोनस है, ठीक ना। तो बोनस प्रत्येक लेसन में रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है ये आपको कहाँ पर पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अगर बात करते हैं, देखिए भारतीय हो गया, है ना। एक क्या हो गया आपको, तमिलनाडु। क्या हो गया आपको, तमिलनाडु हो गया। और तमिलनाडु में क्या हो गया आपको, कन्याकुमारी हो गया। तो ये जो आपका विवेकानंद जो आपको रॉक हो गया ना, एक कहाँ आपको, कन्याकुमारी में ही है, ठीक है। अब देखिए विवेकानंद की बात करते हैं, विवेकानंद के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल जान लीजिए विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। क्या नाम था आपको, नरेंद्र दत्त क्या था इनका बचपन का नाम था। इनको महाराजा क्षेत्र, क्या आपको महाराजा खेतड़ी ने इनको दिया था, आपको विवेकानंद की उपाधि दिया था। और ये विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या थे, आपका शिष्य थे। इनको क्या है कि 1893 में अमेरिका में एक जगह है शिकागो। क्या आपको, शिकागो। तो शिकागो में क्या था कि वैश्विक धर्म सम्मेलन चल रहा था, और वहीं शिकागो वैश्विक धर्म सम्मेलन से इनको बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से क्या आपको प्रसिद्धि मिला था। इसी के बाद क्या हुई, पॉपुलर हुए थे, ठीक है। बाद में आते हैं भारत में, ठीक ना। तो आपको 1897 में स्थापना करते हैं रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण क्या करते हैं, मिशन का स्थापना करते हैं। और विवेकानंद के शिष्य का नाम था सिस्टर निवेदिता। क्या नाम था, सिस्टर नवोदिता करके नाम था, सिस्टर नवोदिता करके इनका नाम था। बाकी विवेकानंद के बारे में क्या है, 12 जनवरी को हमारे यहाँ मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या आपको,
राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनका एक स्टेटमेंट स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि तुमको सफलता नहीं मिल जाता है। ये इनका क्या आपको कथन था। बाकी विवेकानंद के बारे में और क्वेश्चन कभी सेट करें तो बताएंगे। यहाँ पर कुछ और पॉइंट बता देते हैं जो क्वेश्चन पूछता है। ये प्रमुख स्मारक के बारे में बता देते हैं। देखिए समझिए, यहीं पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा विवेकानंद मेमोरियल तो समझ में आ गया, विवेकानंद आपको मेमोरियल समझ में आ गया। ये कहाँ आपको कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ आपको तमिलनाडु में, कहाँ आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हो गया। तमिलनाडु कहाँ आपको यहाँ दिखाई दे दिया। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा या रॉक गार्डन, क्या पूछेगा रॉक गार्डन, रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन कहाँ आपको चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है कि देखिए पंजाब है और जो हरियाणा है, पंजाब और क्या आपको हरियाणा है, दोनों का क्या आपको राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक ना। और यही पूछता है कि रॉक गार्डन को बनाया कौन था, तो नेक चंद, कौन आपको नेक चंद नामक आर्किटेक्चर ने इसको बनाया था, ठीक है। तो रॉक गार्डन हो गया। एक पूछता है वृंदावन, क्या पूछता है वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन। अब देखिए वृंदावन की बात करते हैं, कहाँ आपको यूपी में है, कहाँ यूपी है, यूपी में है। लेकिन वृंदावन गार्डन पूछेगा तो यूपी में नहीं है, कहाँ आपको मैसूर में है, मैसूर में। मैसूर कहाँ पड़ता है आपको कर्नाटक में। ये देखिए क्या आपको कर्नाटक है, कर्नाटक में क्या पड़ता है आपको मैसूर पड़ता है, ठीक है। एक पूछता है ईडन गार्डन, क्या पूछता है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन आप क्रिकेट अगर देखते होंगे तो ईडन गार्डन का नाम सुनते होंगे। ये कहाँ पड़ता है आपको कोलकाता में। ये क्रिकेट क्या है आपको स्टेडियम, ईडन गार्डन क्या है क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है ना। ये हो गया। एक और पूछता है मुगल गार्डन, क्या पूछता है आपको मुगल गार्डन, मुगल गार्डन, ठीक है ना। तो मुगल गार्डन की अगर बात करते हैं तो मुगल गार्डन कहाँ आपको नई दिल्ली में, कहाँ आपको नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है ना। इतना हो गया। तो इस लेसन में क्या था, इतना ही था। अब देखिए इसमें आपको करना क्या, जो भी यहाँ तक देखते हुए आ गए होंगे, हालांकि सभी बच्चा तो यहाँ तक नहीं देखते आया हुआ होगा, जो देखते हुए आ गए उनके लिए क्या आपको बताना है। बताना क्या है कि जो लेसन आपको बताया गया, ठीक ना, इसमें अगर कोई आपको सुझाव है वो सुझाव आप दे सकते हैं। सुझाव जैसे क्या देना है कि इसमें और डीप में चला जाए, अब कम बताया जाए, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है डीप में जाने के बाद क्या होता है थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ये कम बताने से क्या होता है इन्फॉर्मेशन कम हो जाता है, ये बताना है, ठीक ना। साथ ही क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन ने कहानी बता दिया, कहानी बताने के बाद क्या है फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। रिवीजन कराने में क्या है 1 से 2 मिनट लगता है, उससे हमारे समझ से क्या होता है ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक ना। तो आप बताइएगा कि रिवीजन करवा दीजिए। अगला चीज़ क्या है, इस तो बताइए कि इसका क्या करना है, आपको टेस्ट भी देना है, टेस्ट भी आपको देना है। और टेस्ट के लिए क्या है आपको सिलेक्शन गुरु SSC ज्वाइन कर लेना है, ये चीज़ हो गया। फिर अगला क्या है कि अगर इसका कोई नोट्स बनाते हैं, बच्चा नोट्स बनाते हैं तो आप ये नोट्स को क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चा को भी हम क्या कर सकें उसको शेयर कर सकें, है ना। अगर नोट्स आपका अच्छा रहा तो उसके लिए कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको दिया जाएगा। और बाकी कहाँ से सब चीज़ प्राप्त कर सकते हैं नोट्स वगैरह, ये आपको बताया गया था दोस्त। यहाँ देखिए ये पूरा जो पढ़ाया है इसका PDF जो है आपको सिलेक्शन गुरु SS जो टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर क्या किया जाएगा आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और आपको जो आपको PDF वगैरह भेजिएगा अगर इसका नोट्स बना करके, तो आस्क द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम पर चैनल पर सर्च कीजिएगा और इस पर क्या कीजिएगा आप भेजिएगा, है ना। या इस नंबर पर बात कर लीजिएगा, आप बात करके जो भी होगा बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको जरूर बेनिफिट होगा, और अगर इसको देखते रहिएगा तो यकीन मानिए आपका स्कोर बहुत ही हिस्से में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।